नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां मैथमेटिक्स, इंसानी दिमाग और चांस यानी संयोग आपस में टकराते हैं। खैर, आजकल एल्गोरिदम्स हमारे हर छोटे बड़े फैसले को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आइए इस विश्लेषण में साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर गैम्बलिंग, प्रोबेबिलिटी और रिस्क के पीछे का पूरा साइंस और मनोविज्ञान दरअसल काम कैसे करता है। आज के सफर को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहले हम दिमाग के खेल यानी साइकोलॉजी ऑफ वेजरिंग को समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्या इस साइकोलॉजी को मैथ पढ़ाने में यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम एंटर करेंगे डेटा साइंस की दुनिया में, जहां स्पोर्ट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। और लास्ट में इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाले नए रेगुलेशंस पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द साइकोलॉजी ऑफ वेजरिंग। हमारा दिमाग ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता को लेकर एक अलग ही लेवल का आकर्षण रखता है। जब नतीजा पता ना हो तो एक कमाल का थ्रिल मिलता है, और यही थ्रिल वेजरिंग का सबसे बड़ा बेस बनता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक स्लॉट मशीन चल रही है, 2 चेरीज आती हैं और बस तीसरी आने ही वाली थी कि अचानक एक लेमन आ जाता है। टेक्निकली ये एक क्लियर लॉस है, लेकिन दिमाग इसे नियर विन यानी जीत के बहुत करीब आकर छूट जाना मानता है। हैरानी की बात यह है कि इस नियर मिस से दिमाग में बिल्कुल वही रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल जीतने पर होते हैं। इसका असर, लोग खेलना बंद करने के बजाय एक और बार ट्राई करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पर, जिसे गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है। सच तो यह है कि रैंडम इवेंट्स की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन दिमाग को लगता है कि अगर पिछली 5 बार से नतीजा हारने वाला रहा है तो अगली बार जीत तो पक्का ड्यू है। जैसे अगर कॉइन टॉस में 5 बार टेल्स आ गया तो लोग सोचते हैं छठी बार हेड्स तो आना ही चाहिए। ये मैथमेटिकली बिल्कुल गलत और इरैशनल विश्वास है, जो अक्सर भारी नुकसान करवाता है। इसके अलावा दिमाग हमारे साथ कुछ और ट्रिक्स भी खेलता है, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। जैसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जहां लोगों को लगता है कि वो चांस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है कंफर्मेशन बायस, जिसमें हम सिर्फ वही बातें मानते हैं जो हमारे पहले से सोचे हुए फैसलों को सही साबित करें। रीसेंसी बायस का मतलब है हाल ही की घटनाओं को आगे के प्रेडिक्शंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। और इन सब में सबसे बड़ा है लॉस अवर्जन। हारने का दुख जीतने की खुशी से लिटरली दुगना ज्यादा फील होता है, जिसके चक्कर में लोग अपना नुकसान कवर करने के लिए और भी ज्यादा गलत रिस्क ले बैठते हैं। अब यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर ये नियर मिस और सस्पेंस हमारे दिमाग को इतना ज्यादा इंगेज कर सकते हैं, तो क्या इसे किसी पॉजिटिव काम में लगाया जा सकता है, जैसे एजुकेशन में? आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टडी क्या कहती है। इस एक्सपेरिमेंट में एक बड़ा ही मजेदार कंपैरिजन किया गया। एक तरफ वही स्लॉट मशीन का अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला बार है, और दूसरी तरफ वूट मैथ नाम के एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस बार। आइडिया यह था कि जब बच्चे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों और उन्हें लगे कि वो टारगेट स्कोर के बस थोड़ा सा ही पास हैं, यानी वही नियर विन वाली फीलिंग, तो क्या वो लेसन को दोबारा ट्राई करने के लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे? इस स्टडी में साइंटिफिकली 2 कंडीशंस बनाई गई। पहली थी नेचुरल नियर विन्स, जहां स्टूडेंट्स सच में अपनी मेहनत से टारगेट के करीब पहुंचे, और दूसरी थी इंड्यूस्ड नियर विन्स, जहां एक एल्गोरिदम ने आर्टिफिशियली उनके स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट करके गोल पोस्ट के एकदम पास ला दिया। यह सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि क्या इस नकली बूस्ट से भी वैसा ही मोटिवेशन मिलता है। और इस सस्पेंस को और रियल बनाए रखने के लिए बेजियर कर्व्स का यूज किया गया। ये बेसिकली ऐसे मैथमेटिकल कर्व्स हैं जो स्क्रीन पर मोशन को स्मूथ करते हैं। जैसे ही वो परफॉर्मेंस बार टारगेट के करीब पहुंचता, उसकी स्पीड धीमी हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूलेट व्हील रुकने से ठीक पहले धीमा होता है। इस ट्रिक ने एंटिसिपेशन यानी इंतजार का रोमांच और बढ़ा दिया। लेकिन इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। देखिए, जब बच्चों ने नेचुरली अपने बल पर वो नियर विन अचीव की, तब लो परफॉर्मेंस लेसन्स में उनका एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया। लेकिन जब एल्गोरिदम्स के थ्रू नकली या इंड्यूस्ड नियर विन्स दी गईं, तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ। मतलब साफ है, स्किल बेस्ड माहौल में दिमाग को सिर्फ आर्टिफिशियल सस्पेंस दिखाकर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। असली मोटिवेशन नेचुरल एफर्ट से ही आती है। खैर, साइकोलॉजी और दिमाग के इस खेल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नंबर्स की दुनिया में आते हैं। यहां हमारा फोकस होगा प्रिडिक्टिंग स्पोर्ट्स यूजिंग डेटा पर। यहां कोशिश ये होती है कि आम इंसानी बायस को डेटा और हैवी मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स की मदद से मात दी जाए। स्पोर्ट्स प्रेडिक्शंस में प्योरली स्टैटिस्टिकल मॉडल्स काम करते हैं, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एस्टिमेट करता है कि फुटबॉल जैसे गेम में गोल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
फिर रिग्रेशन एनालिसिस होता है जो अलग अलग फैक्टर्स के बीच का कनेक्शन निकालता है, और बेजियन मेथड्स जो नया डेटा आते ही लगातार अपनी प्रेडिक्शंस अपडेट करते हैं ताकि अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी को ठीक से मेजर किया जा सके। ये सारे टूल्स बेसिकली बुक मेकर्स के मैथमेटिकल एज को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। मशीन लर्निंग में सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी नहीं है कि कौन जीतेगा। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोबेबिलिटी कैलिब्रेशन। अगर एक एल्गोरिदम कहता है कि किसी टीम के जीतने के चांस 70% हैं, तो उस एल्गोरिदम को हकीकत में 100 में से 70 बार सच साबित होना ही पड़ेगा। सिर्फ विनर गेस करने से कहीं ज़्यादा मैटर करता है उस प्रेडिक्शन की एब्सोल्यूट मैथमेटिकल शुद्धता। मार्केट की इस डायनामिक्स को समझना भी बहुत दिलचस्प है। बेटिंग मार्केट मेनली 2 तरह के पैसों से चलता है, शार्प मनी और स्क्वायर मनी। शार्प मनी प्रोफेशनल्स का होता है जिनके पास प्रूवन मॉडल्स और एग्जैक्ट डेटा होता है। ये लोग अपने हिसाब से मार्केट की लाइंस को सेट करते हैं। दूसरी तरफ होता है स्क्वायर मनी, यानी एमेच्योर और आम लोगों का पैसा जो इमोशंस और हाल ही के ट्रेंड्स पर चलता है। और सच तो यह है कि इन्हीं आम लोगों के प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स की वजह से प्रोफेशनल्स को प्रॉफिट कमाने की वैल्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इन सब के बीच एक बड़ा रिस्क ये होता है कि अपना पूरा बैंक रोल ना डूब जाए, और इसके लिए एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कैली क्राइटेरियन। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट बता देता है कि अपने टोटल फंड का कितना हिस्सा दांव पर लगाना चाहिए ताकि ग्रोथ मैक्सिमम हो। इसे निकालने के लिए एज को ऑड से डिवाइड किया जाता है। हालांकि ये मैथमेटिकली परफेक्ट है, पर रियल वर्ल्ड की हाई वोलेटिलिटी से बचने के लिए समझदार लोग यूजुअली इसका एक छोटा हिस्सा यानी फ्रैक्शनल कैली यूज करते हैं। तो हमने साइकोलॉजी देख ली, मैथमेटिक्स समझ लिया। अब इस सबको एक मैक्रो लेवल पर देखते हैं, रेगुलेटिंग द गेमिंग इंडस्ट्री। जब एल्गोरिदम्स इतने एडवांस्ड हो चुके हैं और इंसानी आदतों पर उनका असर इतना गहरा है, तो ऐसे में कानून और सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। यहां हम इंडिया के रीसेंट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की टाइमलाइन को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखते हैं। ये लेजिस्लेशन सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। 19 अगस्त को इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली, 20 अगस्त को लोकसभा में पेश करके पास किया गया और अगले ही दिन 21 अगस्त को राज्यसभा से भी पास हो गया और फाइनली 22 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। लिटरली सिर्फ 4 दिन के अंदर ये पूरी प्रोसेस एक कानून में बदल गई। इस नए कानून में इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहला, नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन NOGC का बनाया जाना। अब हर प्लेटफॉर्म के लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना कंपलसरी हो गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एज वेरिफिकेशन और सेल्फ एक्सक्लूजन जैसे रूल्स मैंडेटरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर फंड्स के लिए बिल्कुल अलग से सेग्रीगेटेड अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड रोका जा सके। इस कानून ने दरअसल एक बहुत ही क्लियर लीगल बाउंड्री बना दी है। एक तरफ हैं वो गेम्स जहां प्योर स्किल यानी दिमाग का इस्तेमाल होता है, जैसे ई स्पोर्ट्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिन्हें ऑफिशियली अलाउ किया गया है, और दूसरी तरफ हैं वो गेम्स जो टोटली चांस यानी संयोग पर डिपेंड करते हैं, जिसमें रियल मनी बेटिंग या वेजरिंग आती है, और इस एक्ट के तहत अब उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर एंड करते हैं। जैसे जैसे ये प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स और डेटा मॉडल्स चांस और प्रोबेबिलिटी पर महारत हासिल करते जा रहे हैं, क्या हमारे रूल्स और रेगुलेशंस इंसानी व्यवहार की उस रफ्तार के साथ कदम मिला पाएंगे? आज हमने देखा कि कैसे साइकोलॉजी, नंबर्स और कानून आपस में कनेक्टेड हैं। अगली बार जब कोई लाइफ में चांस लेने की बात आए तो एक पल ठहर कर सोचिएगा जरूर, क्या कंट्रोल सच में हमारे हाथ में है? इस पर विचार जरूर कीजिए।